उनको आने वाले खतरे का बिल्कुल भी आभास नहीं होगा। कितना खतरा है? पूरी इंडस्ट्री अपरूट करके डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, फिर रीप्लांटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वायरस खत्म हो गए। यहाँ ना जी एक फेलियर है, वो है सरकार का और डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपको एक अच्छा क्लीन प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाता। हमारे प्रदेश के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बिकता है, उसमें 80% दवाइयाँ अप्रमाणित है। एप्पल इंडस्ट्री को दुकानदार चलाता है, ये कह रहे हो? बिल्कुल। डोज क्या पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, कौन सी स्प्रे कब करनी, हमारे साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के थोड़ी नहीं बताते। अदानी के स्टोर का घेराव किया गया था स्पेशली, और आपको ये पता है कि जो उस स्टोर के बाहर खड़े लोग थे जो उसको बंद कराने की बात कर रहे थे, वो एक भी आदमी अदानी को सेव नहीं देता। पूरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ मैं ये बात। आपको पता है जो एपीएमसी एक्ट है ना, वो आज तक भी लागू नहीं है। ध्रुव राठी के साथ क्या रिलेशन है आपका? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने एक टाइम में भूचाल ले आया था मेरी लाइफ में। द हिमाचली पॉडकास्ट। इंडिया में जितना भी एप्पल प्रोड्यूस होता है, उसमें हिमाचल प्रदेश एक मेजर स्टेट है जहां पर एप्पल प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो एप्पल इंडस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश में इस समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। ऐसा हमें बताया हमारे आज के गेस्ट ने। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 55 है ये। एपिसोड 55 में आज हमारे साथ हैं प्रोग्रेसिव ऑर्चिडिस्ट और सोशल वर्कर डिंपल पांचटा। डिंपल भाई पिछले 17-18 सालों से निशुल्क अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं एप्पल फार्मर्स के लिए जे&के, यूके और हिमाचल प्रदेश में। एप्पल फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज तो ये इंट्रोड्यूस कराते ही हैं, साथ के साथ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनको देते हैं। डिंपल भाई ने हमें बताया कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल इंडस्ट्री बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। आप जब इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन चैलेंजेस से हिमाचल प्रदेश की एप्पल इंडस्ट्री गुजर रही है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डिंपल भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जानना चाहेंगे व्हाट्स योर स्टोरी। तो आप बताइए हमें व्हाट्स योर स्टोरी डिंपल जी। मेरी स्टोरी 1996-97 से शुरू हुई हॉर्टिकल्चर के अंदर, या जब से मुझे याद है अच्छे से। तो एक साधारण से परिवार में जन्मा और बहुत ही फाइनेंशियली क्राइसिस देखे मैंने उस दौर में, और हम भी ये सोचते थे कि कभी हम इससे उबर पाएंगे, और उभरेंगे तो कैसे उभरेंगे, कितनी मेहनत करनी है, या कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा। तो काफ़ी चीज़ें देखी मैंने अपनी लाइफ में, और उन सेक्रीफाइस को पार पाते पाते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है। मेरा जो स्टार्टिंग फेस रहा 42-43 बॉक्स से शुरुआत हुई मेरी लाइफ की, और अपने जीवन में दिहाड़ी मजदूरी तक करनी पड़ी। मेरे माँ बाप को करनी पड़ी, मुझे करनी पड़ी, और जितने ऑर्चर्ड थे वो मेरे माताजी पिताजी ने लगाए। हाँ, हमने ज़रूर थोड़ा बहुत बाद में किया, मगर हमने उसको ही मॉडिफाई किया कि हम बेहतर तरीके से कैसे, उस टाइम जानकारी का अभाव था, फिर जानकारियाँ ली, फिर हमने देखा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रूनिंग ट्रेनिंग करेंगे, कोई न्यूट्रिशन ऐड करे, या हम कहाँ गलती करें। जब हमने सीखा तो आज ठीक है। तो उभरने की स्टोरी बताइए आप। जब बगीचा हमारा लग गया, अच्छी प्रोडक्शन पे आ गया, फिर नेक्स्ट फेस में कोशिश की हमने क्वालिटी सुधार के लिए। तो जो ज़्यादा चेंज मैंने अपने जीवन में देखा वो 2006-07 के बाद, जब हमने बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। हमने टॉप ग्राफ्टिंग शुरू करी, नई वेराइटीज़ हमारे पास आ चुकी थी, वो तो हमें 2002-03 में उपलब्ध हो चुकी थी। और मेरे जीवन में एक बड़ा हाथ रहा किसी इंसान का, भले ही वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें जानता तो मुझे नहीं जानते थे। वो थे हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा। अच्छा, बरागटा जी। उनका बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमारे को बडवुड मिल जाती थी, रूट स्टॉक्स मिल जाते थे, क्योंकि मेरे गांव के एक भैया है मेरे, उनके पिताजी के उनके साथ लिंक्स थे। वहाँ आते थे, मैं ग्राफ्टिंग करता था, और उनकी भी करता था और अपनी भी करता था, और मैं सबकी करता था और फ्री में करता था। मुझे बड़ा शौक था कलमे करने का।
तो बडवुड हमारे पास आ गई, फिर हमने अपने बगीचों में ट्राई किया। 2006-07 में विदेशों से जब कुछ प्लांट मटेरियल आया तो वो हमें भी मिला, फिर उससे टॉप ड्राफ्टिंग शुरू की, फिर हम क्वालिटी की ओर गए। जब हमने ये सारा चीज़ें सीखी तो क्योंकि मेरे माताजी पिताजी बहुत ही मेहनती भी रहे, वो गुण चलो उनसे आया, और एक गुण और आया सेवा का। मुझे नहीं लगता कि इतने फाइनेंशियली क्राइसिस थे कि हमारे घर से कोई बिना खाना खाए कोई रास्ते में चल रहा है, माताजी ने उसको बुला के लाना, खा के जाइए, चाय पी के जाइए, तो वो चीज़ मुझ में भी आई। तो जब हमने सीखा तो मुझे लगा कि हमें अपने समाज के लिए भी देना चाहिए कुछ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मेरे पास आते थे, जो इनके पास पैसों की कमी थी या दूसरी चीज़ों, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। और सबसे पहले जब आपका स्टार्टिंग फेस हो, सबसे बड़ी मुश्किलात जो स्टार्टिंग फेस में आई वो था विश्वास जगाना लोगों में अपना। कल में तो हम तब भी फ्री में देते थे, मगर लोग उसकी कदर नहीं करते थे, फेंक देते थे, पता नहीं क्या दे दिया, ऐसा होता था। मगर इसके एक अपोजिट एक साइट और भी है, मैंने भी कल में बेची है, उसका भी एक रीजन रहा। एक महापुरुष है, बिजनेसमैन है, मगर उन्होंने एक सलाह दे दी मुझे और वो मैंने ले ली। उन्होंने बोला फ्री में कोई भी चीज दोगे ना, लोग कदर ही नहीं करते, या तो फिर आपको इतना बड़ा होना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें। वो चीज मैंने अपने समाज में भी देखी, अपने रिलेशन में भी देखी। कौन थे महापुरुष या है मगर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो वो मुझे बड़े क्लिक कर गई बात। वो लोग, उन लोगों का कलमों का कारोबार था उस टाइम। वो 500 से लेकर ऊपर की स्टिक बेचते थे, एक स्टिक जिसमें 3 या 4 कलमें आती थी। तो मैंने क्या शुरू कर दिया फर्स्ट फेज में कि जी मैं भी बेचूंगा, मगर मेरे साथ उल्टा हुआ। 100 लोग मेरे पास कलमे लेने आ गए। मैं देखता था कि भाई कौन अपने यूज के लिए ले रहा है, कौन बिजनेस के लिए ले रहा है, किसी ने नर्सरी के लिए चाहिए थी। तो जो अपने यूज के लिए लेता था थोड़ी थोड़ी, वो सारी फ्री में। थोड़ा बहुत 100 के पीछे 5 लोगों से पैसे लिए, और पैसे भी कैसे लिए, अब मेरा तो टारगेट कुछ और था। उनके दाम 500 रुपए, मेरे 100 रुपए। कुछ साल के बाद उनके रेट, 2 साल के बाद 100 रुपए, मेरे 20 रुपए। उनके दाम 20 से 30 रुपए, मेरा फ्री। सिर्फ ये 2-3 साल का फेस आया बीच में, छोटा सा फेस आया, पैसे नहीं कमाए। मुझे लगता कि जितनी उसको प्रिक्योर करने में लेबर लगती होनी मेरी, उससे वो भी खर्चा कहाँ से आना था। हमने कभी बिजनेस पर्पज से देखा ही नहीं, मगर इतना जरूर देखा उस सीख से क्या मिला कि 2-3 साल के बाद ठीक बोला था उस महापुरुष ने कि अगर आपका नाम बढ़ा है, आज तो हम ऐसे उठा के यहाँ से मैं इसको तोड़ के भी किसी को दे दूं, माथे में लगाएगा और मेहनत करेगा। मगर सच में देखा कि लोग मेहनती हुए उसके बाद, और उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कोई वो नहीं है कि हमारे को नहीं करना चाहिए ऐसा, और उसके बाद हमने उसको निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ओके, आपने नाम लिया नरेंद्र बरागटा जी का, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी का, क्या खास बात लगती थी उनमें आपको? मुझे जो चीज अच्छी लगी ना, कि जो आपकी पहचान और आपकी इंडस्ट्री के लिए काम करे। मैंने वो दौर भी देखा, छोटा था क्योंकि मैं छोटी उम्र में आ गया, कि जब हमारे लोगों को गाड़ी लेने परमाणु जाना पड़ता था। पहले बस में आते थे लोग, या गाड़ियों ट्रकों में बैठ के आते थे, फिर वहां से खाली ट्रक ले जाते थे, सेब तोड़ के रखते थे, फिर लाते थे। सेब जाता था दिल्ली, लूट होती थी उस दौर में, मनोपली चलती थी आजादपुर दिल्ली के अंदर। नई मंडियां आप देख रहे शिमला में, परमाणु देखिए, सोलन देखिए, शिमला देखिए, खड़ा पत्थर देखिए, जगह जगह पे। वो जो बेड़ा उठाया वो नरेंद्र बरागटा जी ने उठाया था अपने टेन्योर। अच्छा। ये सारी मंडियों का जो जाल बिछाया आज तुम्हारे को, और उससे मैंने जो फील किया, सिर्फ हम उसको मंडी के हिसाब से ना देखें, कितने लोगों को वहां रोजगार मिला जो मंडियों में काम करने वाले हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे। कितने वहां के इर्द गिर्द लोगों की जमीन की वैल्यू बनी या बाजार की वैल्यू बनी। और सबसे स्पेशली जो ये महिंद्रा पिकअप्स आई है, बहुत ज्यादा है, हर घर में है आज। तो भाई साहब आप ये सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिला। और अभी सेब तोड़ो, थोड़ी देर में शाम के लिए मंडी पहुंचा और अगले दिन सुबह बिक के फारिग, कई तो सेम डे भी बेच रहे। तो ये जो गाड़ियों का दौर था या लोग परेशान होते थे, वो बड़ा इजी किया उन्होंने। हमने एंटी हेल गन जैसी टेक्नोलॉजी देखी।
मैं ये नहीं मानता कि वो सही है, पर्यावरण के लिए बहुत सारी बातें होती है, मगर मेरा अपना मानना कि एक आदमी ने सोचा तो। ओके, वो क्या होती है? गन होती है जो फायर करती है एक गैस को और जो बादलों को हटा देती है। जहां पर ओलावृष्टि होने वाली होती है उसके लिए एक रडार सिस्टम होता था, वो रडार इंडिकेशन देता था कि ओला आने वाला है और वो फायर करता था। अच्छा। अब तो खैर IIT मुंबई ने बना दिया, अब तो मेड इन इंडिया भी आ गई। उस टाइम विदेशों से लाई गई थी, 3 या 4 इंस्टॉल की गई थी। ओके। तो उस आदमी की एक सोच थी कि विजन था कि भाई यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाए बागवानों के लिए। और अगर हम देखेंगे तो मुझे तो स्पेशली फायदा लगा जब से हमारे नजदीक में लगी, हमारे को ओला ही नहीं आता था। फिर आज हमारे गांव में IIT मुंबई देसी भी लगी है और आता भी है। ओला तो बहुत कम आता है, मतलब हैवी वाला नहीं आता। फायदा हुआ उसका। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे काम थे बरागटा जी के जिसका मैं बड़ा फैन था। अपने जीवन में मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत फैन रहा, मगर एक दिली ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, मैं वो मुझे नसीब नहीं हुआ वो सौभाग्य। क्योंकि इतनी सालों तक हमारे प्रदेश में राज किया, ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती है और दिल से रिगार्ड है बहुत सारे लोगों का। मगर जो और एक चीज मैंने फील करके, जो एक किसान नेता के रूप में एक लीडर की छवि मुझे दिखी किसी में, वो बरागटा जी थे। मैंने सुना है बरागटा जी और राजा जी के संबंध भी बड़े अच्छे थे। हाँ, मैंने भी सुना है, क्योंकि मेरा तो राजनीति से कोई ऐसा ताल्लुका नहीं, मगर मैंने सुना था। और मुझे ये भी बात याद है कि अपनी ही सरकार के एक टाइम खिलाफ हो गए थे बरागटा जी। किस लिए? किसी इशू को लेके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मगर सरकार के एंटी हो गए थे। और बहुत बड़ा लॉस हमारे, क्योंकि मैं सेब जानता हूँ, सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ, मुझे सेब की वैल्यू पता है। हाँ, वैल्यू पता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना रोजगार है जी, ना सोर्स ऑफ इनकम अदर है, और बहुत टफ टेरेन में हम रहते हैं। रोड्स की कनेक्टिविटी पूरी तरह नहीं है, बगीचे बड़े दूर है, लेबर कॉस्टिंग बहुत है, और ढो के लाना पड़ता है अपने कंधों पे लोगों को। बहुत पूरी दुनिया में सबसे टफ टेरेन में बागवानी जहां जहां होती है उनमें सबसे अग्रणी हम लोग हैं। और बिना सिंचाई के हम सेब पैदा करने वाले लोग हैं, और बिना टेक्नोलॉजी के। तो ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत ही अलग बात थी और अलग एक्सपीरियंस रहा मेरे अपने जीवन में। और उनका विजन बड़ा अच्छा था। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा 1.5 घंटे तक की लाइव मैं पूरी देखता हूँ, मैंने बोला अंकल आपको क्या इंटरेस्ट है? मैं सीखता हूँ और मैं औरों की भी देखता हूँ। तो मुझे लगा कि इस उम्र में आपकी इतनी अच्छी सोच कि लोगों से आप सीख रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बेटा कोई ये बनाओ कि हमारी इंडस्ट्री 40 साल तक आगे कैसे जाएगी, आगे की सोच। हाँ, और मैंने एक 15 सूत्रीय प्रोग्राम भी बनाया था, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मैंने हर सरकार को भेजा, पीछे जयराम जी की सरकार बनी उसमें भेजा, अभी सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार है इनको भेजा, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को भेजा, सेक्रेटरी लेवल पे भेजा। जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम वो कागज़ लेके पहुँच जाते हैं कि लोग हम क्या चाहते हैं, भविष्य कैसा चाहते हैं। तो किसी ने गौर फरमाया? 2-3 चीज़ें छोटे वाली जो थी वो कहीं उस पर काम हो रहा है, मगर जो एक बड़े लेवल पे होना चाहिए था भविष्य को लेके वो अभी तक मुझे नहीं दिखा। और लीडरशिप की कमी तो है ही है किसान इंडस्ट्री के लिए। तो ये हम सबके लिए ही इंडस्ट्री के बड़ी चिंता का विषय है, जो मैं फील करता हूँ। और क्या क्या चिंता का विषय है एप्पल इंडस्ट्री के लिए? चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो पर्यावरण में बदलाव आया है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्लाइमेट चेंज। अभी 2 दिन पहले ही मैं पालमपुर था, वहाँ पर इसी विषय को लेकर एक बड़ा मंथन किया गया और हॉर्टिकल्चर को रिप्रेजेंट किया मैंने, और हमने भी अपनी बातें रखी। एक तो जो स्नो लाइन है हमारी वो ऊपर चलेगी। आप समझे इस बात? कितना ऊपर? बहुत ऊपर होगी। आप ये सोचिए, जहाँ मैं 5300 फीट पे हूँ वहाँ पर एक दौर में 1.5 से 2 फीट तक, 1.5 फीट तक तो शायद हमारे तक भी बर्फ गिरी है, और आज मेरे ही सामने वहाँ पर कभी 1 इंच कभी वो भी नहीं गिरती पूरी साल में। मगर स्लो लाइन क्या होगी, अब काफी हाइट तक, हाइट पे चली गई। हाँ, हाइट पे चली गई है। आप ये सोचिए कि अगर 1.5 फुट की मैं बात करूं तो 7,000 7,500 फीट पे गिर रही है उतनी बर्फ। और उससे क्या हो गया कि जो हमारी इंडस्ट्री थी ये रॉयल पर थी पहले, जो मेजॉरिटी रॉयल एप्पल के ऊपर जो स्टार्टिंग फेज में आया, तो उसकी जो चिलिंग आवर्स थी वो 1000 से ऊपर की है। तो उसको चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, 60 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहां इंडस्ट्री खड़ी है इस वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट हुई है, उस पर भी असर पड़ा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फ्रूट सेटिंग नहीं आ रही है, साइकिल चेंज हो गया। हाँ,
शिफ्ट हो गया। नवंबर दिसंबर में बर्फ पड़ जाती थी, अब मार्च और अप्रैल 29 अप्रैल को की साल पड़ी थी तो सारे पौधे टूट गए, लोगों ने नेट्स चढ़ा दी थी। ये बेमौसमी हो गया सारा। दूसरी, मुझे अपने यूथ को लेके बड़ी चिंता है। आज हमारा यूथ, मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे, बर्बाद हो चुका है नशे में, ऐश मस्ती में। बट इसका एप्पल इंडस्ट्री की चिंताओं से क्या लेना देना है? उसका लेना देना ये है कि जो हमारे पहले संयुक्त परिवार थे, बड़ी फैमिलीज होती थी, अगर 3-4 मर्द होते थे एक फैमिली में, अगर 1-2 नालायक भी है तो 1-2 तो काबिल है, वो इंडस्ट्री संभाल लेता था। आज क्या हो गया कि छोटी फैमिली है, एक बच्चा है, अगर वो कितने लोग मर रहे हैं, बहुत सारे परिवार आज माँ बाप बिना बच्चे के जी रहे। अगर उसको टेक ओवर करने वाला कोई नहीं होगा तो ये चिंता का विषय तो है। मुझे तो चिंता लगती है, लोगों को लगता कि नहीं लगता मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो इस बात की चिंता है। अगर हमारा यूथ नहीं आएगा इस इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ, आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, गांव के गांव खाली हो गए, पलायन बहुत ज्यादा वहां पे पलायन हुआ है। आपको मैं एक बात और बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले गवर्नर साहब का प्रोग्राम था हर्षिल में, मुझे वहाँ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जज के रूप में। कौन से गवर्नर साहब? अपने वाले? नहीं, उत्तराखंड के गवर्नर थे। अच्छा, तो गुरमीत जी। हाँ, तो वहां उस कार्यक्रम में बोला हर्षिल में जगह है, गंगोत्री उत्तरकाशी की तरफ है। हाँ, 8 गांव है उस वैली में, हर्षिल वैली में, मगर वहां मुझे पता लगा यहाँ 10 गांव है। 2 गांव को फिर से जो उजड़ गए थे उसको बसाने की कोशिश हो रही, एक भी आदमी नहीं है 2 गांव में। सोचो आप। आई नो, मैं रहा हूँ उत्तराखंड। तो ये परिस्थिति यहाँ भी बनेगी। अगर हम जो थोड़ा सा उत्तराखंड में रेवोल्यूशन आया वो हिमाचलियों ने लाया, हिमाचल के लोगों ने वहां लैंड ली, टेक्नोलॉजी लेके गए, जानकारी लेके गए, तब जाके जो प्रोला वाला इलाका है वो डेवलप हुआ है, चक्रोता वाला जौनसार एरिया। हाँ, तब जाके वो डेवलप हुआ है। तो ये परिस्थिति यहाँ भी बन सकती है। डेवलप इन टर्म्स ऑफ एप्पल प्रोडक्शन या बिल्कुल इन जनरल? जो वापस आया, पलायन रुका है थोड़ा, लोग बागवानी को या खेती को प्राथमिकता से ले रहे हैं, वो तब आया ना जब टेक्नोलॉजी आई। किसी भी कारोबार, आप देखिए आज का जो जनरेशन है वो क्या है, वो बड़ी फास्ट है, उसको सब चीजें फास्ट चाहिए, क्विक मनी चाहिए। अगर उसको इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं दिखेगा ना, वो क्यों करेगा इस काम को? ऑब्वियसली छोड़ देगा ना, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं, ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं है ना। उसको लगेगा कि मैं नौकरी कर लेता हूँ, कहाँ इसमें धक्के खाऊं, इतनी गर्मी, ना पानी है ना फैसिलिटी है। आज हमारे को फैसिलिटाइज भी करना, इसलिए मैं इसको लेके भी चिंतित हूँ। एक मेरी चिंता और है बीमारियों को लेके। बीमारियों में अगर मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा वो मैं वायरसेस को करूंगा, लाइक मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, फाइटोप्लाज्मा, ऐसी बीमारियां हैं हमारे, फायर ब्लाइट, जिसमें पूरे बगीचे को पहले, पूरी इंडस्ट्री को पहले अप्रूव करना पड़ेगा, जला के डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। क्या बात कर रहे हो? इसका उदाहरण दे सकता हूं मैं आपके पास। दीजिए। सोलन में हम बैठे हैं, राजगढ़ इलाका देखिए, सिरमौर, वहां का पीच आड़ू वर्ल्ड फेमस था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उसको खाते थे। क्या बात कर रहे हो जी? कैसे पता? ऐसे तो मुझे पता था, मगर उसको मैंने क्लियर पिछले कल हुआ, पालमपुर में हुआ। कैसे? वहां पर डीन हॉर्टिकल्चर है, उन्होंने बताया यहाँ कोई उनके मित्र थे या हॉर्टिकल्चर में कोई अधिकारी थे जो उनको भेजते थे और इतना पसंद किया जाता था राजीव गांधी जी को। हाँ जी, और बहुत ही जबरदस्त आड़ू पैदा होता था। रातों आज आपने देखा आड़ू है वहां, पूरी वैलीज क्लीन खत्म हो गई है। पता कीजिएगा, भूला जाता है कि फाइटोप्लाज्मा आया और पूरा खत्म हो गया। लोगों को यही पता लगा कि कैसे सूख गए। कैसे आया फाइटोप्लाज्मा वहां पे? जो बाहर से प्लांटिंग मटेरियल आता है उसमें बीमारियां आती है। अब उनकी टेक्नोलॉजी तो उस लेवल की है। अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, कार्नेल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो रिसर्च करे, क्योंकि वहां पर रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च किया जाता है और वहां प्राइवेट निजीकरण है और कोऑपरेटिव सिस्टम में लोग काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड फार्मिंग करते हैं। हमारी तरह थोड़ी नहीं है वहाँ, यहाँ तो रिसर्च के लिए पैसा नहीं होता। हमारे देश में, चाहे अब हमारे प्रदेश के तो और बुरे हाल है। तो ऐसी बीमारियां आने को लेके मैं चिंतित हूँ। पिछली साल जब क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की वर्ल्ड लेवल की एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुझे सौभाग्य मिला वहाँ उसको अटेंड करने का, वहाँ मुझे पता लगा कि एप्पल ही की बात करूंगा मैं, बाकी चीजों की बहुत बातें हुई कि 18 तरह के वायरस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं एप्पल में, इंडिया में, और 2 पाइपलाइन में। तो सोचिए 20, मगर वो 20 अभी है कि जिसको आप रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। मगर जो लीफ कर्ल मोज़ेक वायरस की मैंने बात की, वो
रेगुलर क्रॉप को भी इंपैक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी को भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को भी कर रहे हैं। लॉस अभी इतना दिख नहीं रहा। ये सबसे ज्यादा बडवुड से फैलता है। जो बडवुड कलमों का आदान प्रदान एक्सचेंज है वो सबसे घातक है, क्योंकि जो पौधा होता है उस पौधे को पहले आपको कैंची से काटेंगे, आरी से काटेंगे, यही टूल्स है मैक्सिमम, कसी से खोदेंगे। तो जब आप एक पौधे को छुएंगे ना, कट करेंगे, चाहे उसकी जड़ों को काटेंगे, तो उसके अंदर जो सैब बोलते हम, सैब जहां लगेगा उसमें वायरस रन करता है। सैब बोले तो पौधे का भोजन कहिए, जो एनर्जी दे, जैसे हमारा ब्लड है, लाइक हमारे खून की तरह है, उसके अंदर रन करते हैं। ये वुड में तो नहीं रहते हैं, मगर वो उसमें रन करते हैं। तो जो सैब है वो जहां टच करेगा ना, वो वायरस वहां आएगा। जो टूल्स, जैसे आप एक पौधा काटेंगे, दूसरे को छुएंगे तो वहां फैल जाएगा। तो इस तरीके से वो स्प्रेड होता है। तो ये बड़ी घातक बीमारियां है, और ये भी मेरा एक चिंता का विषय इस इंडस्ट्री को लेके। पौधे जब बाहर से आए उसमें बीमारियां आई। इलीगल इंपोर्ट बुरी बात नहीं है, पौधा लाना अनलीगल भी नहीं बोलेगा आप इसको। अनलीगल तब है जब वो डायरेक्ट वहां से आया और ऑर्चर्ड में लगा, तब वो अनलीगल है। वो आता है, उसको क्वारंटीन किया जाता है। तो ये प्रोसेस है प्रोसेस है 1 साल का, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। अगर उसको, जब हमारे जो एजेंसी है, नौनी की भी एक टीम होती है, एक फरीदाबाद है आई थिंक, वहाँ इनका हेड ऑफिस है, वहाँ के सदस्य होते हैं, क्वारंटीन साइट देखते हैं, वहाँ क्वारंटीन किए जाते हैं। सरकारी पौधे सारे क्वारंटीन किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट लाती है पहले उसको क्वारंटीन करेगी। तो जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे इसमें किसी भी तरह का बीमारी नहीं आई, कोई इंसेक्ट पेस्ट नहीं आया, तो उसके बाद उसको वितरण किया जाता है किसानों तक। वो चीजें सारी कोलैप्स हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है, 4 से 5 लोग इंपोर्ट करते हैं, 4 से 5 अधिकारी उनके साथ मिलके हेल्प करते हैं। और हो सकता है राजनीति में भी कुछ लोग होंगे 2-4। ये आप हिमाचल की बात कर रहे हैं? मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं इसमें उत्तराखंड को भी जोड़ूंगा और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ूंगा। तो 4 से 5 ही लोग हैं वो जो इंपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी। जो एप्पल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो बहुत है ना। उस दिन मैंने दिल्ली में तो बहुत देखे, मगर मुझे हैरानी की यह बात हुई कि जो हमारे इधर इंपोर्टर घूम रहे हैं ना, वो एक भी नहीं था वहां। इसका मतलब वो इंपोर्टर ही नहीं है। अच्छा। किसी और के नाम से हो रहे। क्वारंटीन साइड दिल्ली के आसपास बनाएंगे और स्टेट का कानून वहां लागू नहीं होता है। वहां है पौधे, क्वारंटीन, वहां घास उगती है। एक्चुअल में प्रॉब्लम आने से नहीं है, हमें चाहिए प्लांटिंग मटेरियल, मगर प्रॉपर प्रक्रिया से गुजर के आए, ताकि हमारी इंडस्ट्री के लिए घातक ना हो। और हम और आप में से बहुत सारे लोग, जनता, आम जनता जिसको बोले, वो खुश है। उनको आने वाले खतरे का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा। कितना खतरा है? मैंने आपको बोल दिया कि पूरी इंडस्ट्री अपरूट करके डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, फिर रीप्लांटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वायरस खत्म हो गए। इतनी खतरनाक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बोल रहे, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के जो जानकार लोग हैं वो बोल रहे, मगर बातें नहीं सुनी जा रही। मैंने दिल्ली लेवल तक इस बात को ले गया, इस मुद्दे को ले गया, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी, कृषि मंत्री भारत सरकार को दे दी, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को मैंने दे दी, नीति आयोग तक मैंने दे दी फाइल लेके। लोग सीरियस क्यों ले रहे हैं? आपको लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को तो अभी प्रूनिंग भी नहीं आ रही जो मैं 20 साल से सिखा रहा हूं कैसे प्रूनिंग की जाती है। बेसिकली लोगों को मैं मतलबी तो नहीं बोलूंगा, मतलबी भी है। सेल्फ इंटरेस्ट देखते हम लोग पहले। अरे मेरा हो रहा है, मरने दे, दूसरे का क्या है, मैंने क्या लेना था, हो ही जाएगा सेब, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। फॉर ग्रांटेड ले लेते लोग ना, मगर सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि वो रूट से नहीं जुड़े, उनको नहीं पता कि चुनौतियां कितनी भयानक हो सकती है। बट लोगों को एक चीज ये भी तो होगी ना डिम्पल जी, की उनको भी लगता होगा यार ये वाली चीज हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार को प्रोसेस पॉलिसीज बनानी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ ना जी एक फेलियर है, वो है सरकार का और डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपको एक अच्छा क्लीन प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पा रही। प्रॉब्लम कस्टमर तो लेना चाहता है, कस्टमर लेना चाहता है, प्रोवाइड करना आपका काम था, आप उसमें नाकामयाब रहे। जब मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में गया। कौन सी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट? नौनी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मैं सदस्य हूँ। अच्छा। कार्यकाल मेरा 12 अगस्त को पूरा हो गया है, मगर अभी तक नया बोर्ड का गठन नहीं हुआ, तो कागजों पर अभी भी हम चल रहे हैं। ओके। तो नया बोर्ड बनेगा तब पुराना बोर्ड खत्म होगा। तो मैं नौनी यूनिवर्सिटी में मैंने 2 साल की सेवाएं दी अपनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में। तो वहाँ जब मैं गया, फर्स्ट मीटिंग में मेरे जो 6 प्रोग्राम थे, पहला था पीजीआर को लेके, मेनली बताऊंगा मैं,
दूसरा था क्लीन प्लांटिंग मटेरियल को लेके, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने 6 मुद्दे वहां उठाए थे, आज वो 6 के 6 धरातल पे। अच्छा, मैंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मुद्दा उठाया कि मेड इन इंडिया क्यों नहीं। जब हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे मेहनती किसान क्या एक अच्छा पौधा यहां नहीं तैयार कर सकते भारत की भूमि पे? अगर हिमाचल की मैं बात करूं तो शायद 10 से 15 लाख पौधे की डिमांड होती होनी, हम वो भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे। हम 750, 800, 900, 1000 रुपए का पौधा फॉरेन से ला रहे, जिसमें अपना करेंसी को बाहर भेज रहे, और दे क्या रहा वो भी पता नहीं है। जस्ट बाहर से आ रहा है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ अवेलेबल। आज हमारे बहुत सारे नर्सरी मैन, फार्मर, ऐसे बागवान है जो अच्छी नर्सरी ग्रो कर रहे हैं, और बहुत जल्द, बहुत मुझे लगता है कि बाहर से पौधा आएगा नहीं। अब दोनों ही जगह की सरकारों का फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट लेवल पे भी, क्योंकि इसको रोक नहीं पाए। अभी आपने सुना होगा कि जो सेब आ रहा है या फ्रूट आ रहा है अनलीगली, वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है, उसमें भी नाकामयाब रही सेंट्रल गवर्नमेंट रही। चाइना का फ्यूजी भारत में बिक रहा है, चाइना नेपाल भेज रही है, और नेपाल में रीपैक होके फ्रूट वही है, बक्सा बदल के भारत में बिक रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको लेके मैं चिंतित हूँ। दूसरा, हमारे प्रदेश के अंदर जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बिकता है, उसमें 80% दवाइयां अप्रमाणित है। अच्छा, बिल्कुल। इसका क्या सबूत है आपके पास? इसका सबूत बड़ा साफ शब्दों में है कि नॉनी यूनिवर्सिटी का जो स्प्रे शेड्यूल आता है, नॉनी रिसर्च करती है, कोई भी कंपनी कोई भी मॉलिक्यूल लाएगी, वो नॉनी में पहले 3 साल के ट्रायल से गुजरना पड़ता है उसको। जब नॉनी उसको प्रमाणित करती है तो उसको अपने पैकेज एंड प्रैक्टिस में लाती है। जब पैकेज एंड प्रैक्टिस में आएगी, जो रिसर्च होगी, जो शेड्यूल आप देखते हैं, वो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर पैसे देके नॉनी से खरीदता है। तो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का काम है उसको जन जन तक पहुंचाना, वो फ्री में पहुंचाए, पैसे से बचाए, नॉनी कैसे कोई लेना देना। रिसर्च नॉनी करेगी और वो वहां जो उसमें ट्रायल बेस से गुजरेगा वही प्रमाणित है। एक बार एक स्प्रे से मेरी सारी पियर बर्न हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने FIR लॉन्च करा दी कंपनी पे। फिर क्या हुआ? हिमाचल का शायद वो मैं बागवान हो सकता हूँ जिसने कंपनसेशन लिया अपनी नुकसान का। कितना नुकसान हुआ था? 5 से 6 लाख का हुआ। अच्छा। ऐसा नहीं 100% लॉस हुआ, कुछ मैंने बचा दी थी अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से, जितना लॉस हुआ मैंने ले लिया। तो ये कंपनी अभी ऑपरेट करती है यहाँ पे हिमाचल में? हाँ जी। उस वक्त जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से मैंने उनको बोला, और वो अपने अधिकारियों को ऑफिस में अंदर बुला के बोलो, भाई ये कंपनी तो खाद बनाती थी, ये दवाइयाँ कब से बनाने लगी? और मैंने उनको ये बोला, मैं कहा सर इस चेयर पे बैठ के आपको पता नहीं लगा, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 3 साल से बेच रही है। और उन्होंने सीधा बोल दिया, मिनिस्ट्री जाने जी, हमने तो परमिशन नहीं दी। पल्ला झाड़ देते ना, ये तो हमारे देश की प्रथा है। मगर ये बड़ा चिंता का विषय है डोज को लेके। रिकमेंडेड डोज 20 ml। दुकानदार और कंपनी वाला जो सेल वहां पर बैठता है, वो फार्मर से 80 से 100 ml डलवा देता है। उससे क्या हुआ? एक, ओवरडोजिंग से हैप्चुअलनेस आती है, दवाइयां काम नहीं करती, जो आज हम बोलते हैं बीमारी कंट्रोल नहीं, उसका बड़ा रीजन है ओवरडोजिंग। हम और आप बीमार भी होते, हॉस्पिटल जाते, पर्ची लिखते, पर्ची में पूछा जाता आयु क्या है आपकी। क्यों पूछा जाता? क्योंकि जो डॉक्टर आपको दवाई देगा, mg जो भी उनका फॉर्मूला है, वो उम्र के अनुसार देगा। राइट। वही डोज सेब के लिए, पहले फार्मर को ये पता नहीं कि उसका ड्रम 200 लीटर के लिए रिकमेंडेशन आती है कि 200 लीटर पानी है कहाँ। ड्रम तो 210 का भी होता है, 240 लीटर तक आता है। पहले तो वो देखना पड़ेगा। फिर जो दवाई आप डालेंगे उसके डोज को लेके ओवर डोजिंग करेंगे तो फ्रूट रस्टिंग आएगी, फ्रूट खराब होगा, पर्यावरण खराब होगा, हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आएगी। कोई अच्छी चीजें तो नहीं है, जहर है ये। और अगर आप कम डालेंगे तो दवाई असर नहीं करेगी। तो एक्चुअल में ये कारोबार बहुत बड़ा है। कंपनियां दुकानदार को टारगेट देती, इतना किलो बेचो जी। आपकी दुकान है, स्कीम मिलेगी, स्कीम ले लेगी, फौरन जाएंगे, या जो भी CD मिलेगी, जो भी है ABCD। आपके तो एक कस्टमर है कि आपके 50 कस्टमर है, मान लो 10 अरे परे साथ 60 है, मगर आपको किलो बेचना और 100 किलो बेचना, आप कैसे बेचेंगे? डोज बढ़ा दो, कंज्यूमर वही है, डोज बढ़ा दो। और लोग कैसे होते हैं? और हैरानी की बात है, 100 साल से ऊपर हो चुके बागवानी करते करते, लोग
पहले पढ़े लिखे नहीं थे लोग इतने ज्यादा, मगर आज तो सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोग आ गए। कॉन्वेंट्री स्कूल आज भी इस इंडस्ट्री को दुकानदार चलाता है। दवाई की क्या डोज डालेंगे, लोग जाते हैं पूछते हैं क्या डालूं जी, और बहुत सारे तो ऐसे दुकानदार हैं जिनको ये पता नहीं बगीचा है कहाँ। एप्पल इंडस्ट्री को दुकानदार चलाता है, ये कह रहे हो? बिल्कुल। डोज क्या पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, कौन सी स्प्रे कब करनी, हमारे साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के थोड़ी नहीं बताते। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को तो तब शर्म आई जब हम लोगों तक पहुंचे और कैंप करने लगे। शर्म लगी कि ये निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों को सैलरी मिलती है और हम अपने कमरों में बैठे। अब जाके कैंप ढंग से होते, बहुत कम होते थे उस टाइम, होते थे, जाते थे। अब सबसे पहली बीमारी स्कैब रोग आया था 83 में, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हमारे साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत की कि 3-4 साल में पूरी बीमारी को कंट्रोल कर दिया। ऐसा नहीं है। और जब लोग बगीचे नहीं लगाते थे, नॉन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जबरदस्ती पकड़ा के 10-10 पौधे, 5-5 पौधे लगाओ, ऐसे करके इंडस्ट्री जिंदा हुई है। योगदान सबका है, मगर मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी में जो साइंटिस्ट से लेकर हमारे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के जो डॉक्टर्स है, उनमें मुझे लगता है कि 90% ऐसे रहे जिन्होंने कमरों में ही रहे। और उसका बड़ा रीजन सरकार भी है। 4 HDO की पोस्ट है जी, 6 SDO की पोस्ट है, 1 HDO देख रहा है, वो सिर्फ फाइलों में साइन करने के लिए रह गया। आज इधर कॉन्फ्रेंस है जी, आज साइन नहीं करो, उसकी जिंदगी उसी में बीत गई। डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर दवाइयाँ मुहैया कराता है, 1 पैकेट 2 पैकेट। मैं वो आदमी था जिसने बोला था डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को शोरूम खोलने चाहिए। यहाँ पर हमारा SMS बैठता है, HDO बैठता है। मान लो मैं रोडू से आता हूँ, रोडू के अंदर है 6 पोस्टें है, 1 HDO देखता है। प्लांट मटेरियल का है, वहाँ KVK है हमारा। वहां पर अगर दवाइयाँ बांटनी है, सारे एक्सपर्ट आपके साइंटिस्ट है, शोरूम खोल दो। जो नीड है ना फार्मर की, वो पूरी करो। स्टोर्स खोलने पे आप फोकस कर, स्टोर खोलो अपने, अगर बेचनी है या तो बंद करो, ठीक था, बंद ही कर दो। फिर तो आप विशेषज्ञ है, हमारा फेथ किसान होने के नाते आप पर है, आप बेहतर बता पाएंगे ना कितना डोज डालना, आपको क्या करना है। उन्होंने तो बेचना है। तो इसीलिए मुझे ये भी चिंता है। दूसरी और महत्वपूर्ण चिंता, राजनीति के अंदर किसानी को लेके किसी भी नेता के अंदर वो वाले गुण नहीं जो इस इंडस्ट्री को 50 साल आगे ले जाए या उस दुनिया के लेवल पे खड़ा कर पाए जहां कंपटीशन ले पाएगा। नए आएंगे, अब देखेंगे कुछ सालों में, मगर क्योंकि निर्धारित तो सब कुछ राजनीति ने करना है, पॉलिसीज उन्होंने बनानी है, आपने और मैंने तो, मेरे को थोड़ी नहीं पूछेंगे। चलो मुझे थोड़ा मौका मिला नॉन यूनिवर्सिटी में, हमने भी रखी बातें और बेहतर तरीके से रखी, मजबूती से रखी। तो ये भी हमारे को चिंता सता रही है। राजनीति भी तो अब आज की डेट में अपने उसकी होगी ना, सहूलियत की। बिल्कुल सहूलियत। मुझे आप पसंद हो तो आप में चाहे क्वालिटी नहीं भी होगी तो भी आप ऊपर जाओगे। बिल्कुल। आप मुझे पसंद नहीं हो, आप में क्वालिटी बेशक वर्ल्ड लेवल की हो, आप ऊपर नहीं जाओगे। और ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है जी, दुर्भाग्य है जी, ये दुर्भाग्य है हमारा। और ये भी चिंता है, हमें सोचना चाहिए इस विषय पे। क्यों ना सोचे हम? बहुत सारे लोग, आज आपने देखा होगा ना, आप जरा थोड़ी सी तारीफ कर दो किसी की, उसी टाइम आपको या तो कांग्रेस का ठप्पा लग जाएगा, बीजेपी का कॉमरेड बोल देंगे। जब से सोशल मीडिया का इतना प्रचलन हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। हर कोई आज की डेट में स्टैंप लेके बैठा हुआ है। आप अपना मुंह खोलो वहां से और यहाँ से ठप्पा लगा देना, ये बीजेपी वाला है, यहाँ से ठप्पा लगा देना, ये कांग्रेस वाला है, ये कॉमरेड है, ये कुछ और है, जो भी है। बिल्कुल, ये लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, मतलब ये सारी चीजें बड़ी ऐसी है जिसको लेके चिंता तो होती है। वो हिट हर कम्युनिटी को करती है, चाहे बागवानी है, कृषि है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है। उससे हमारी मतलब बड़ा बुरा फील होता है कि क्यों है ऐसा है ये हमारा समाज। ये भी हमारी चिंता है। प्रूनिंग ट्रेनिंग की वजह से मुझे लोगों ने ज्यादा जाना, ज्यादा पहले फेज में, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी बाद में ली, उसको साझा किया हमने। तो एक बार एक अंग्रेज आया था, विन काउगिल। कहाँ पे? रोडू आया था। हम कैंप कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव फार्मर लगभग 40-50 लोग, उसने हमें कैंची ऑफर कर दी कि कोई पौधा काटेगा। टोरिन रॉबिन्सन है, आई थिंक रॉबिन्सन तो है, टेरिन है, टोरिन है, कुछ ऐसा है। उसको टॉल स्पिंडल का मास्टर बोला जाता है, उसका शिष्य बोलते हैं उसको। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मगर बोलते हैं। वो आए थे, उन्होंने कैंची ऑफर की कि कोई काटेगा। हैरानी की बात, एक भी बंदा ऐसा नहीं था उस भीड़ में जो कैंची पकड़ सके। क्यों? कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं गलत काटूंगा, इतने लोग देख रहे हैं, मैं तो प्रोग्रेसिव हूं, मिट्टी क्या सोचेंगे।
जब मुझे भी दिखा कि भाई ये तो बेइज्जती होगी सर, मैंने उसको उस वे में लिया। मैंने लिया कि एक अंग्रेज बेइज्जती करा के हमारे से प्रूनिंग मत यार, 100 साल हो गए हमारे को। मैंने बोला कि मुझे दीजिए, मैं काटता हूँ। मैंने सीढ़ी लगाई, ठक 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 करके पूरा पौधा काट के फेंक दिया नीचे। और उसने सिर्फ एक चीज बोली, ये टहनी आपने गलत काटी। मैंने बोला क्यों? इट्स फ्यूचर ब्रांच। अच्छा। उसके बाद जब भी मैं अपने प्रूनिंग प्रोग्राम करता हूँ, मैं कैंची ऑफर करता हूँ। आते हैं लोग? नहीं आते। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। और इस स्किल्ड लेबर के लिए कभी भी किसी भी सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट में कोशिश ढंग से नहीं की। छोटी मोटी की होनी कि जी कैंप लगाएंगे, जी हम नौनी में ट्रेनिंग देंगे, केवीके में देंगे, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग देगा 15 लोगों को, कि जी हमारे पास 30 लोगों की अप्रूवल है। फिर वो 30 लोग आएंगे जो नेते के चमचे हो गए, बाकियों को कौन पूछा? आम जनता को तो पता नहीं होता कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे सामने आई ये प्रॉब्लम। जो एफपीओ सिस्टम आया है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, तो जो ब्लॉक लेवल पे बनाने की कोशिश की, उसमें लोगों को जोड़ने का काम किया गया है और उसके बहुत सारी ग्रांटें देते। उसमें लग रहा है कि निकट भविष्य में अगर लोगों ने मेहनत से काम किया तो शायद हम क्लब इन होके, फार्मर इकट्ठे होके मार्केटिंग भी बेहतर करेंगे और शायद जो ये प्लांटिंग मटेरियल या दूसरी समस्या है उसमें भी हम निजात पाएंगे। क्योंकि अगर कभी कैंप करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, तो एक छत के नीचे आएंगे, उनको नौनी या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो किसी को लेना देने कि आप किस पार्टी से या किस जात धर्म से है, वहां तो सब आएंगे क्योंकि शेयर होल्डर तो सब है। जैसे अमूल है, ये एफपीओ है। तो ऐसा कुछ सेटअप करने को, क्योंकि कोऑपरेटिव होना बड़ा जरूरी है। विदेशों में कोऑपरेटिव सिस्टम की वजह से ही तरक्की की। ये भी मेरा एक बड़ा चिंता का विषय जिसको लेके मैं चिंतित हूँ। हाँ, लोगों की को अपनी मानसिकता जरूर बदलनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आज आप आगे जा रहे हैं, आप अपने कर्मा से जा रहे हैं, अपनी मेहनत से जा रहे हैं, आज मैं जा रहा हूं, मैं अपने हमने किसी का भाग्य थोड़ी नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, किसी का नहीं ले सकते। और हम ऐसी एक्चुअली में हम बेसिकली भड़ास निकालते हैं एक दूसरे पे ना जी, कि भड़ास निकल रही है, ओहो मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा लिख के, ऐसा। आधे तो नशे में होते। तो ये सारी चिंताएं भी है और चुनौतियां भी है जिसको हम सबको मिलके कोऑपरेटिव होकर सोचना पड़ेगा इस दिशा में। अदरवाइज सारे कारोबारी है, कारोबार करने तो सब आए हैं, मगर कम्युनिटी के प्रति सोचने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। मुझे ना एक चीज और लगती है, मैंने बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बात करी है, किसी के साथ कैमरा पे करी है, किसी के साथ फोन पे करी है, किसी के साथ वैसे मिलके करी है। मैं और स्टेट्स की बात नहीं करूंगा, मुझे अपना प्रदेश देखना है। तो मुझे एक चीज जो कमी खल रही है, जो मुझे ओवरऑल लोगों से बात करके लगा है पता, कि प्रदेश के अंदर थिंक टैंक की बहुत ज्यादा जरूरत है हर विभाग में। तो जैसे कि अगर हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं वहाँ पे, बहुत काबिल अधिकारी भी हैं, ठीक है, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकारी अपने लेवल पे काम करेंगे, अधिकारी की ट्रांसफर होती रहती है, पर ऐसे लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता जो सच में अपनी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, एक जेन्युइनली कुछ कर रहे हैं? उनके ब्रेन को यूज क्यों नहीं किया जाता? और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि भाई हमसे पूछो, हम बताते हैं, आपको इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो अलग बात है, पर एटलीस्ट कुछ आइडियाज तो लो। भाई साहब, इसको ना मैं थोड़ा सा और कंक्लूड करता हूँ आपके पास। सबसे जो नजदीकी अधिकारी होता है डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का, वो एचईओ होता है, फिर एचडीओ होता है, फिर एसएमएस होता है, जो नजदीक में हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। आप स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर की बात? हॉर्टिकल्चर, क्योंकि वही विभाग है ना। यूनिवर्सिटी तो यहाँ है, हर लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते, वो तो रिसर्च है, यूनिवर्सिटी में होती है रिसर्च। और जो इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा काम है किसानों के प्रति, वो दायित्व मैक्सिमम 95% उनका है डिपार्टमेंट। मैं जेनरिक बात कर रहा था, चलिए आप इसकी बात करते हैं। बिल्कुल। अब मैं उसमें आता हूँ कि जो अधिकारी बैठे हैं, कभी उनसे पूछना कि आपकी पीएचडी कहाँ में हुई? वो बोलेंगे नींबू में हुई है, संतरे में हुई है, केले में हुई है, लहसुन में हुई है, अदरक में हुई है। और आप बैठे कहाँ हैं? रोहड़ू में। और रोहड़ू में पैदा क्या होता है? एप्पल। 99% एप्पल। भाई हमारे को ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है, उनकी जहां जरूरत है वहां रखो ना। हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यही कमी है, जिस आदमी की जहां जरूरत है वो उस वक्त उस चेयर पे होता ही नहीं है। 2 घड़ी के लिए मान लो बाय मिस्टेक गलती से उस चेयर पे है, जितने में वो काम करना चाहेगा, सुधार करना चाहेगा, इधर से इलेक्शन हुए, इधर से भाई साहब आपको फलाने डिपार्टमेंट वहां जाना पड़ेगा, तब तक उसका तबादला। अगर आप उस अधिकारी को
टारगेट देंगे कि रोडू क्षेत्र के अंदर आपको अपने ब्लॉक लेवल पे अगर आपकी मान लो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री वहां पर है, उसको आप 2000 का कैसे, इसके लिए प्लानिंग करो, इसके लिए आप जिम्मेवार होगे। जब आप टारगेट बेस्ड वो नहीं देंगे उनके पास काम करने के लिए और समय दीजिए उसको कि आप कैसे करते हैं इस चीज को, तब जाके सुधार होगा, तब जाके अधिकारी काम अपनी जो क्वालिटी है वो दिखा पाएगा। पता एक चीज हमारे यहाँ पे, एक चीज वो भी है, मैं किसी और से भी डिस्कस कर रहा था कि हमारे यहाँ ना 2 ही पार्टियां हैं, एक को पता है 5 साल तूने लेने हैं, 5 साल मैंने लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पता है कि और ये कई सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, और यही वो रीजन है शायद जिस वजह से हिमाचल सफर कर रहा है। मैं ना इसको एक छोटी सी बात से कंक्लूड करूंगा। जो सेब बहुल क्षेत्र है ना, किसी भी सरकार का मैनिफेस्टो आता है, पिछली सरकार का भी आया, इस सरकार का भी आया, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ गारंटियां देते हैं, सारी पार्टियां देती, सभी देते हैं। उसमें ना जी एक फ्री पीस का जिक्र होता है हर जगह। हमने 2 किलो गोबर के लिए वोट दे दिया, हमने पिछली ने 125 यूनिट फ्री दी थी, इस बार 300 यूनिट पे हमने वोट दे दिया। किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करेगा, उस पे हमने वोट दिया। क्या इस देश में फसल के मूल्य निर्धारित हो सकता है? अगर ऐसा होता तो टमाटर और सब्जियां ट्रैक्टर नहीं चलती उसके ऊपर देश के अंदर। 1 रुपये किलो टमाटर नहीं बिकता, गोभी नहीं बिकती। किसान को किराया अपनी जेब से ना देना पड़ता है देश के अंदर। पर द थिंग इज कि आप एक बात समझिए, दूसरी चीज भी ना, अगेन उसी बात पे आता हूँ कि और ऑप्शन भी क्या है? 2 ही है, पता है कि 5 साल इसके, 5 साल उसके, 5 साल इसके, 5 साल उसके। हमें ये सोचना पड़ेगा अगर हम अपना अच्छा भविष्य देख रहे हैं, और ये सारी चुनौतियां लगी हैं मुझे जिससे हमें पार पाना है। आज सिर्फ एक फसल को ग्रो करना चुनौती नहीं है, सेब तो कोई भी उगा लेगा, उसको बेचना एक चुनौती है। मार्केटिंग चुनौती नहीं है। मार्केटिंग चुनौती इसलिए है कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ग्रैनी स्मिथ एप्पल शायद भारत में सबसे महंगा बिकने वाला सेब है, और भी बिकते हैं, वो मेजॉरिटी में बहुत महंगा बिकता है। मॉल में हम देखते तो 300 साढ़े 300 रुपए किलो बिकता है। मैंने 3-4 फसलें तोड़ी, लास्ट में क्या हो गया, उसके रेट डाउन हो गए। अब सोचो रेट डाउन क्यों होगी? जिसकी प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड बहुत हाई है, उसके रेट घट गए। कैसे? जो बिचौलिए होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो गिराते हैं रेट। 38 बॉक्स का एक लॉट था मेरा लास्ट में, तो बॉम्बे मैक्सिमम मेरी दिल्ली और बॉम्बे मार्केटिंग होती थी। तो बॉम्बे वाले ने बोला कि जी डिमांड नहीं है। मैंने कहा चलो यार रिस्क क्या लेना। एक दोस्त ने मुझे बोल दिया कि यार मेरा आड़ती दिल्ली में बोल रहा है कि डिमांड है, तो भेज दिया। और भेज दिया तो हम उसको पूछते रहे कि क्या बेचा। बंदे ने बोला कि अभी नहीं जी, शाम को बताता हूँ। आज की परिस्थिति बोल रहा, और मेरे जैसा किसान शाम को व्हाट्सएप आता है 600 रुपये बिका जी। 9 kg का 10 kg का बॉक्स था, 9 kg उसके अंदर होगा, 9 किलो का सेब 600 रुपये का, 60 रुपये के आसपास के पकड़ के चलो उसको आप। तो जो सेब 300 रुपये वो 60 रुपये कैसे बिक गया? और मेरे को आड़ती बोलता है बहुत बढ़िया बिक गया जी। अब मेन प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग में हम लेक कर रहे हैं। इसका जो निकला कि हम मार्केटिंग में लेक कर रहे हैं, तो इसके लिए बिचौलिए का खत्म होना बड़ा जरूरी था। और आज कैमरे के सामने मैं शायद पहली बार ऐसा बोलूंगा, उस टाइम अपने फेसबुक पे तो बोला था, जब फार्म लॉ आए थे ना जी, मैं बड़ा फेवर का था उसका। उसमें हमारे फायदे भी ज्यादा थे, थोड़ा बहुत नुकसान था, मगर हमें जिस बात को लेकर लड़ना चाहिए था वो था एमएसपी। अगर एमएसपी के लिए हम वो लड़ते, मुझे नहीं पता कि चावल वाले के साथ उसका क्या इम्पैक्ट था, हरियाणा पंजाब में क्या इम्पैक्ट था, या देश के किस कोने में, मगर मैं अगर सेब बहुल क्षेत्र की बात करूं उसमें हमारा फायदा मुझे तो दिखता था। उससे बिचौलियापन खत्म होना था। देखिए हमारी दुविधा क्या है, ना हम अदानी, बीजा, मदर डेयरी, इन कंपनीज को चाहते हैं, इनको भी हम चोर बोलते हैं, ना हम आड़ती लदानी को चाहते हैं, उनको भी हम चोर बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को हम इस सिस्टम से हटा दे कि ये दोनों ही चोर है, तो सेब को बेचेंगे कैसे आप? क्या ठेला लगा के जाएंगे हम गली गली में, जैसे आती ना आवाजें, सब्जी ले लो सब्जी वाला, सेब ले लो सेब वाला आया हिमाचल से, उत्तराखंड से। हमें जो सिस्टम हमारे पास है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। होता क्या है इसमें, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का बड़ा रोल होता है। जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता है वो बिकता है। कभी आपने ऐसा देखा किसी सरकार को
प्रेशराइज करते हुए मैं सेब की बात ही करूंगा क्योंकि मैं सेब उगाता हूँ, वही आता मुझे समझ। सचिन तेंदुलकर ने, अमिताभ बच्चन ने सेब पकड़ा हो, ये है जी भारत का सेब, कश्मीर का प्रमोशन। क्या किसान करेगा प्रमोट? आप और मैं कर पाएंगे प्रमोट? हम यहाँ पे सेब पकड़ के देखेंगे, कौन देख लेगा हमारे को? हमारा आपका पॉडकास्ट और मेरा इंटरव्यू वो देखेंगे जो सेब से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बड़े सीमित उसमें। मगर जो असली कंज्यूमर है वो तो खाता नहीं, जो जिसको हम प्रमोट करेंगे वो तो खाता नहीं सेब को, तो उसके तो अपने होते हैं, तो खाएगा कौन? एंड कम उसकी प्रमोशन करते बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स। निजीकरण कोई बुरी चीज तो नहीं है। प्राइवेटकरण तब होता है जब सरकारी तंत्र फेल होता है, करप्ट अधिकारी बैठता है, कामचोर लोग बैठते हैं, तब वो सिस्टम फेल होता है ना जी। जब पब्लिक परेशान होती है, हाँ, आम जनता परेशान होती है, लाइनों में लग के, धक्के खा के, डंडे खा के। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय और है कि भाई जो ये प्रमोशन है ये सरकार क्यों नहीं सोचती। अदानी के स्टोर्स को आप कैसे देखते हो हिमाचल में जो है एप्पल के? मैं सिर्फ अदानी की बात नहीं करूंगा जी, मैं जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है मैं उन सब की बात करूंगा, क्योंकि जो पिछली सरकार में एक हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था इनको कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए, तो मैंने उसका विजिट भी किया था। जब अदानी यहाँ पे आया उसके लिए 2 शर्तें थी। एक 25% जो स्टोरेज होगी माल की वो किसानों की होगी उसमें, और दूसरी जो शर्त थी कि 70% जो वहाँ का रोजगार होगा वो लोकल लोगों को दिया जाएगा या हिमाचली को दिया जाएगा। और जब हमने इंस्पेक्ट किया तो 25% जो स्टोरेज की बात थी, लोग तो वहाँ रखते ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं थी वो बात, क्योंकि जो एक स्टोरेज है उसके अंदर तो 4-5 हज़ार पेटी रखनी पड़ती है एक टाइम में। अब आपकी है 400 पेटी, मेरी है 100 पेटी, और वो जो सीए स्टोर्स है उसमें एक साथ पेटी डालते, फिर उसका गैस अंदर डालते और बंद कर देते हैं। वो तब खुलेगा जब एक साथ ही खुलेगा। मैंने बेचना है दिसंबर में, आपने बेचना है अप्रैल में, कईयों ने बेचना है जून में। तो जब ये पॉलिसी इन लोगों ने बनाई तभी पता नहीं था इनको? नहीं, उस टाइम तो क्या था, ये तो नए नए प्लेयर्स आए थे, स्टोरेज का पता नहीं था उस टाइम कैसे भी स्टोर होता है। अदानी ने वो चीज़ दिखाई ना लोगों को, तो टेक्नोलॉजी आई बेसिकली, जिसने भी लाई। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ उस टाइम की राजा वीरभद्र सिंह सरकार का, जिन्होंने वेलकम किया प्राइवेट प्लेयर्स को, अदानी जैसी कंपनी को यहाँ पे। तो यहाँ पे वो स्थापित हुए। जब हमने इंस्पेक्ट किया तो हमने पाया लोग तो स्टोर रखते नहीं, मगर जो वहाँ पर रोजगार था वो 99.99% लोगों का था, लोकल लोगों का था। वहाँ बाहरी कोई भी नहीं था, बहुत चुनिंदा थे, 1-2 लोग, अच्छा 2-4 लोग। तो कुछ पॉजिटिविटी भी थी, मगर नेगेटिविटी कौन क्रिएट करता है? राजनीतिक दल, अपनी राजनीति चिमकाने के लिए। पिछली सरकार में एक आंदोलन भी हुआ था और अदानी के स्टोर का घेराव किया गया था स्पेशली। और आपको ये पता है कि जो उस स्टोर के बाहर खड़े लोग थे जो उसको बंद कराने की बात कर रहे थे, वो एक भी आदमी अदानी को सेव नहीं देता। कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं मैं ये बात, एक भी आदमी ऐसा नहीं था। और जैसे वो थोड़ी घड़ी में हटे, जब लाइनें लगी लोगों की, एक्चुअल में क्या दिखाया? लोगों को पैसा दिखाया। आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए डूब गए आम जनता के, गरीबों के। एसआईटी तो बना दी कि क्या लोगों को पैसे मिलते हैं पैसे बेच के? आरती के लोग खा के चले जा रहे हैं। अदानी एक ऐसी फॉर्म थी या दूसरी प्राइवेट प्लेयर थे जो सेब लेते और तुरंत पैसे का भुगतान करते। थोड़े कम मिले भले ही, मगर पैसा तो मिला, सेव तो हुआ। आप ये बात बोलते रहे हो, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि अदानी का देखो, ठप्पे जो बात करेगा ना और जिसके अंदर बात होगी ना, ठप्पे भी उसी पे लगेगी। मगर बुरा तब लगता है जब राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको राजनीति का ठप्पा लगाते हैं। मगर जब ऐसे कामों के लिए ठप्पा लगेगा तो लगने दो। हम तो वेलकम करते हैं बीजा का, मदर डेयरी का, जो बिना पैकिंग मटेरियल के नंगा सेब क्रेटों में हमारे से खरीदते हैं। रेट पे चर्चा हो सकती है, भाव क्या होंगे वो अलग विषय हो सकता है। मेरा तो बड़ा क्लियर बात है जी, कल को आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो क्या आपका इस देश के अंदर हक नहीं है इंडस्ट्री लगाने का? अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं तो आपको सेब नहीं दूंगा। तो लोगों को डिसाइड करना कि उसको मत दो, वो खुद ही चले जाएगा। लोगों ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, राजनीतिक दल कर रहे हैं। राजनीतिक दल कर रहे हैं, लोगों ने तो नहीं किया ऑब्जेक्शन। लोग, अदानी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ स्टोर्स है उसके। अगर होगा, कभी होगा कि हम सेब भी खरीदते हैं, तो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि पैसा आता है, कितना आता है उसको। मुझे नहीं तो नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं लगा, जनता को भी नहीं लगा। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने कुछ बिजनेस स्टडीज करी हैं, मैंने कुछ देखा है। तो अदानी जिस एंगल पे आप जा रहे हो ना कि भाई उसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है लॉसेस भी हुए होंगे, हो सकता है अभी ब्रेक इवन नहीं किया हो,
बट ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जितना मैंने केस स्टडी करी है कि किया होगा जी। देखो जी, प्रॉफिट के लिए सब लोग करते हैं। हाँ। और ज्यादा प्रॉफिट होता है, मगर प्रॉफिट के लिए हम किसी को गलत तो नहीं बोल सकते ना, किसी को भी। बात उसी की नहीं यार, लास्ट ईयर सबको लॉसेज हुए, करोड़ों में उनके भी हुए, क्या हमने पे किया उनको वापस? लॉसेज भी उनके, प्रॉफिट भी उनका। हमारा काम क्या है कि अगर हमें दाम नहीं मिल रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपना उत्पाद ना दे। वहां पे एपीएमसी ने मंडियां बनाई है। अब आप अगर प्राइवेट प्लेयर को भी गलत बोलेंगे, किसी भी को भी, तब तो एपीएमसी क्या सही है? एपीएमसी के अंदर आपको पता है जो एपीएमसी एक्ट है ना, वो आज तक भी लागू नहीं है। क्या है उस एक्ट में? सबसे बड़ी बात बोलता हूं, बाकी चीजें तो छोड़िए। आज किसान से बेचेगा, जो शाम को गेट पास बनता है ना जी, उसके आधार पे गाड़ी बाहर जाएगी बिना गेट। वो गेट पास तब तक इशू नहीं होगा जब तक आप फसल का भुगतान नहीं करेंगे किसान को। और ऐसा होता नहीं। आज भी कई करोड़ों हो गए फंसे हुए, आज भी, अगर आज भी आप निकाले कि कई करोड़ों। इसलिए लोग इन प्लेयर्स की ओर जाते हैं। लोगों को मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है, पेटी, लोगों के पास सबके पास पैसा थोड़े नहीं है यार, पेटी खरीदने के लिए, ट्रे खरीदने के पैसे तो नहीं। लोग सोचते हैं कि भाई, और जो सबसे बड़ी बात है, जो हाइट्स में ऑर्चर्ड है, जैसे हम रोडों की बात करते हैं, जो हमारा चौहारा क्षेत्र है, टॉप में रोड ही नहीं है। पेटियां ले जाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे भरेंगे, गिल्ली हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। वो क्या करते हैं, क्रेट में तोड़े, खच्चरों पे, गाड़ियों में, 4x4 में किसी तरीके से सड़कों तक पहुंचाई और किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दी, अपना पैसा चोखा ले लिया। ध्रुव राठी के साथ क्या रिलेशन है आपका? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने एक टाइम में भूचाल ले आया था मेरी लाइफ में। बताइए। चुनाव थे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2024 के, तो मुझे एक वीडियो शेयर हुई दिल्ली से। मुझे उस दिन तक ये भी पता नहीं था कि ध्रुव राठी है कौन। तो जो वीडियो थी उसमें उसने मेरा नाम और मेरे फोटो के साथ मेरी कुछ स्टेटमेंट को मेंशन कर दिया, और मैं हैरान हो गया कि अगर इतना बड़ा यूट्यूबर है तो क्या उसको पूरे देश में सिर्फ एक किसान, सिर्फ एक डिंपल पांचटा ही दिखा? ना मैं कोई राजनीतिक दल से हूं, ना मैं बड़ा इतना आदमी हूं कि भाई मुझे फॉलो करेगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि सच में जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वो आपको देख रही होती है आपके काम को। ठीक है, उसने पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, मुझे तो ये लगा कि उसने नेगेटिव वे में लिया, क्योंकि 2021 में एक स्टेटमेंट दी गई थी, उसको 2024 में किसान विरोधी खड़ा करने के लिए मुझे मोहरा बनाया गया। ये बड़ी गलत बात है। पर स्टेटमेंट तो आपने दी थी ना वो। मगर मेरी स्टेटमेंट क्या थी, ये बड़ा इशू है। क्यों दी गई थी, किस परिस्थिति में दी गई थी, क्या कारण थे? कोविड के कालखंड में हम सफर कर रहे थे सब लोग। जब सेब सीजन 2021 का आया तो उस वक्त अदानी और प्राइवेट प्लेयर्स ने दाम निर्धारित किए। तो स्पेशली उसमें अदानी का नाम इसलिए आता कि वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो वो जो रेट थे वो बड़े कम खोल दिए। 2011 की आई थिंक मैंने कंपेयर किया था 63 रुपए के, तो 6 या 7 रुपए ऊपर देके 2021 में वो खरीद रहे थे। तो मैं क्योंकि फोन बहुत आते थे, कोई द वायर एक एजेंसी है या काफी बड़ी, तो उनका एक फोन आया था कि जी आप क्या सोचते हैं। मगर एक हैरानी की बात है, उस द वायर की स्टेटमेंट का मुझे ये भी नहीं था पता कि मैंने भी दी है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंटें लगती थी, क्या पता कहाँ दिया। बाकी ऐसा होता कि आप कितना बोलते हैं, किस वे में बोलते हो, छप किस वे में जाता है, क्योंकि हम तो मैक्सिमम सोशल मीडिया ये वाला देखते हैं, वो वाला देखते हैं। मेरे को तो खबर भी नहीं देखी। आपने हिंदी में बोला था, वहां इंग्लिश में छपा था। हाँ, तो वो जो छप गया तो छप गया होना, मगर जो वहां दिल्ली से मेरे पास वो भी आ गई कि आपने कब बोला था। तो उसमें जो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर हिमाचल के भी ऐसे थे जिनकी स्टेटमेंट थी अलग अलग एनजीओ के। मैं हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरी भी थी। अलग अलग एनजीओ या के लोग थे, उनकी भी थी। सिर्फ उसमें से मेरी ही स्टेटमेंट को कोट किया गया। इसके पीछे एक साजिश थी और रणनीति के तहत लिया गया था। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे ऐसा फील होता कि जब इतने लोगों में से 6-8 लोगों की स्टेटमेंट थी, उसमें से क्या डिंपल पांचटा किसान था? 2-3 की और लगाते ना। अगर एक वीडियो बनी तो क्या किसान एक डिंपल पांचटा था? हरियाणा का किसान नहीं था, पंजाब का, उनकी स्टेटमेंट भी तो कोड कर सकते थे। नहीं, पर उन्होंने भी अदानी के बारे में बोल रखा था। कितने सारे लोग बोलते हैं किसान, नहीं उस पर्टिकुलर नहीं, उसमें सिर्फ आपने बोला होगा ना अदानी के बारे में। ठीक है जी, चलो इसी को मैं मान। फिर ये तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया ना। फिर
कि अदानी इतना बड़ा थोड़े ही नहीं हो गया यार। पर अगर ध्रुव राठी या कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर सर्च कर रहा है अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है अदानी, अज्यूमिंग, और अदानी ने किस तरीके से जो भी व्हाटएवर जो भी हुआ होगा उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर उसमें आपको उसको एक आर्टिकल दिखता है, उस आर्टिकल में आपका ही एक स्टेटमेंट होता है अदानी से रिलेटेड। नहीं, जब मैंने वो पूरी उसका आर्टिकल पढ़ा, सुना, कोई 28-29 मिनट का या 30 मिनट का था, तो वो कुछ और था एक्चुअल में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर किसी को हिट होना है ना, टारगेट करना ना, तो वो बड़े को करता है, वो छोटे को नहीं करता। ये तो है, ठीक है जी। तो अदानी सबसे बड़ा प्लेयर है देश के अंदर भी और हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी, प्राइवेट प्लेयर्स में जो सेब प्रोक्योर करते हैं हमारे से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली टारगेट किया गया था। और उसमें क्या था कि मैंने 2 स्टेटमेंटें दी थी। एक मैंने दी गई थी कि इसने दाम कम निर्धारित किए, जिसके बाद 3 या 4 रुपए रेट बढ़े भी। जब हमने विरोध प्रदर्शन किया सोशल मीडिया पे, मेरे बागवानी की बातों में कार्यक्रम जो चलाता हूं, उस पर जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने रेट इंक्रीज किए। कितने? 3 या 4 रुपए पर केजी बढ़ा था। तो उसके बाद लोग सेटिस्फाइड भी हुए। चलो, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ बात ही रख सकते थे। तो उसकी मर्जी है, वो फ्री में खरीदे यार, वो 1 लाख रुपए किलो खरीदे, हम और आप थोड़ी नहीं करेंगे, वो करेगा ना। मगर हमें ये देखना था कि हमने उसको नहीं देना था फिर, मगर लोग फिर भी दे रहे थे। तो क्योंकि मेरे पास लोगों के फोन आते थे कि आप बात उठाई, शायद आपकी बात का असर पड़ता, लोग भी उम्मीद रखते हैं मुझसे। तो मैं बहुत बार ही ऐसी मुद्दे उठाता हूँ लोगों के, मेरे नहीं होते क्योंकि मैं तो देता नहीं उसको सेब, मगर लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रेज किया था। और दूसरा बोला था कि भाई सस्ते दाम पर यहाँ पर भूमि उपलब्ध कराई गई थी राजा वीरभद्र जी द्वारा, और राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा। मैंने तो एप्पल इंडस्ट्री और अपनी कम्युनिटी के किसान हित की बात की थी, मगर वो इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया कि इन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थक या विरोधी कर दिया। क्यों? पहले उसमें अदानी और मोदी को टारगेट किया गया, बीच में मेरी स्टेटमेंट लगाई गई, उसके बाद स्वामीनाथन की, एक स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था उनकी अध्यक्षता में, जिसमें नोबेल प्राइज भी मिला। हाँ, तो उनके बारे में जब आप ऐसी महान विभूतियों के बीच में, प्रधानमंत्री, अदानी जैसे प्राइवेट एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक स्वामीनाथन जी जैसे, उसके बीच में जब आप कोट करेंगे तो नेचुरल से वो वायरल होगी। और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो में से है वो उसकी, और उसमें टारगेट हुआ। पर आपने जो भी स्टेटमेंट दी है वो सही है ना? बिल्कुल सही दी, मैं तो आज भी कायम हूं अपनी स्टेटमेंट पे, तो मैं कायम हूं। अच्छा, आपका कंसर्न ये है कि उसने जिस तरीके से वहां यूज किया उसको, उस यूज बिल्कुल। चलो, द वायर को तो फोन आया, मेरी बात हुई, क्या ध्रुव राठी ने मुझे फोन किया या उसकी जो टीम थी उन्होंने ये बोला कि जी हम ऐसे ऐसे आपका नाम यूज कर रहे हैं? पर पॉइंट इज कि जब इस तरीके की न्यूज ना, जब भी आप किसी एक बड़े मीडिया हाउसेस को देते हो ना, एक तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ देते हो, चाहे द वायर को दो, आप किसी भी मीडिया हाउस को दो, ठीक है? तो आप जो भी बोल रहे हो, आपको अगर उसमें कुछ ऐतराज भी जताना है अज्यूमिंग, तो आप डिम्पल जी उस टाइम जता सकते हो कि जी मैंने कुछ ऐसा बोला था, आपकी तरफ से अंग्रेजी में कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ 200 फोन कॉल्स आते हैं, हर दिन वीडियोस आती है हमारी, हम सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने क्या बोला था उसको, मुझे कहाँ याद रहेगा 24 में कि 21 में क्या बोला था, मुझे क्या याद, मैं तो किसान हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा। इससे एक आपको बहुत बड़ा सीख ये भी लेनी चाहिए कि 200 फोन आए चाहे 2000 आए, जब भी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी भी मीडिया हाउस को देनी है तो फिर आपको वो बिल्कुल मैंने एक्चुअल में, हम सीखते कहाँ से? मैं तो हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट नहीं था, क्या मैं साइंटिस्ट हूँ? क्या मैं डॉक्टर हूँ? मैं तो किसान हूँ, मैंने तो हॉर्टिकल्चर का भी पढ़ा ही नहीं। मगर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीखते हैं, और हर दिन हर पल एक लर्निंग प्रोसेस और एक सीख दे के जाती है। बहुत सारा मेरे जीवन में ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसमें हमने सीखा है, मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। उस दिन मैंने ये ठान लिया कि सोच समझ के बोलना है, वो गलती नहीं थी मेरी, वो बिल्कुल किसान हित में मैंने बोला, मैं तो डंके की चोट पे और भी बोलूंगा, हम उठाते हैं किसानों के मुद्दे, हम उठाते रहेंगे। मगर बात ये थी कि बस वो जो रिश्ता आपने पूछा कि रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाता है, एक रणनीति होनी जो भी होना, मगर उसका हिस्सा जरूर बना मैं, उस पूरे जो प्रकरण का मैं हिस्सा जरूर बना। आपके बारे में जब मेरी टीम R&D कर रही थी और उन्होंने बताया कि आप कंट्रोवर्सी किंग भी हैं। PGR वाली कंट्रोवर्सी क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके। पौधे की वृद्धि है ना, वो एक तरह के हार्मोन्स निर्धारित करते हैं। तो जो ये PGR होते हैं, जिसमें कंट्रोवर्सी थी, वो GA4 GA7 कॉम्बिनेशन करके एक प्रोडक्ट आता है, प्रोमेलिन और परलान। विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, वेलेंट का आता है,
और सुमिटोमो का आता है। तो इनकी एक, जब हम छोटे थे तो हम बात करते थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है विदेशों में जिससे सेब लंबा बनता है, जिससे साइज अच्छा बनता है, जिससे रस्टिंग फ्री होती है, जिससे फ्रॉस्ट के असर को ख़त्म किया जा सकता है। तो हम चर्चा करते थे जो हम लड़के थे कि कभी आएगा हमारे पास। तो 2012 में मैं उसको इंपोर्ट करने में कामयाब हुआ 1-2 गैलन। तो हमने उसको लाया। तो मेरे कैंप्स होते थे, मैं जगह जगह जाता था, कैंप्स करते थे हम इस बारे में, पीजीआर के बारे में, ऐसा पीजीआर, ऐसा होता क्या जी। तो कोविड काल में क्या हो गया, एक हमारे नॉन यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर है, उनकी एक स्टेटमेंट आती है आई थिंक पंजाब केसरी में, कि पीजीआर की स्प्रे किसान ना करे, इससे बगीचों में कोविड-19 जैसी घातक बीमारियां हो सकती। कोई उसमें कुछ तथ्य था इस बात में? कुछ पता नहीं, मगर उन्होंने स्टेटमेंट लगा दी। तो लगा दी तो जी, क्योंकि जो पीजीआर के बारे में पढ़ाने, लोगों को जागरूक करने वाला काम था वो मैं कर रहा था, इसीलिए इस इंडस्ट्री में टारगेट पे मैं आ गया लोगों के। आप टारगेट पे रहते वैसे भी? बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि जो आदमी ऊपर चढ़ेगा, तरक्की करेगा, ये तो हमारे समाज का कि लेग पुलर्स है हर जगह सेक्शन में, तो ये चला हुआ है। मगर हम भी इसके लिए तैयार रहते हैं, मगर वो हमें सीख भी देते हैं, फिर हमारा जज्बा और बढ़ता है काम करने का। और कंट्रोवर्सी ना हुई तो क्या हुआ, अगर आपके पीछे उसका ध्येय जनहित है तो आपको कंट्रोवर्सी से डरने, हाँ अगर आप गलत है तब आपको जरूर चिंता है। राइट। तो मुझे 7 दिन लगे ये डिसीजन लेने में, क्या मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए था। सिर्फ इतना था कि मुझे ये जरूर पता था कि जो वो वाइस चांसलर जी थे वो पैथोलॉजी के उनका सब्जेक्ट था। उनको उसका ज्ञान नहीं था। एक दूसरा, वो किसी की बातों में आ गए, और जो इनका मैटर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट थे जिसके वो पैथोलॉजी के, उसमें उनका काम बहुत ही उम्दा आला किस्म का था, मगर वो गलत जगह फंस गए और हमने उसको काउंटर कर दिया। मैं तो तथ्यों के साथ किया। और उसके बाद ये परिस्थितियां बनी कि मेरा नौनी के बोर्ड में जाना हुआ और हमने उसको बोर्ड के सामने लाया, और आज नौनी यूनिवर्सिटी ने उसको अपने स्प्रे शेड्यूल का हिस्सा बना दिया। 45 ईयर की रिसर्च निकाली गई नौनी यूनिवर्सिटी की, उसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट हमारे देश के अंदर भी नहीं था। अब देखो जी, फायदे नुकसान, फायदे तो है, अब कैसे करते हैं क्या है वो तो अब तो साइंटिस्ट जवाब दे जिन्होंने रिकमेंडेशन दी, हमने तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया था। मगर हम ये जरूर है कि भाई पीजीआर की लड़ाई लड़ने में हम जरूर कामयाब हुए, क्योंकि ये मेरे गुरु का सपना था, स्वर्गीय लक्ष्मण ठाकुर जी का। उन्होंने बोला था कि बेटा जी अगर कभी ये पीजीआर लीगल हो गया, क्योंकि वो भी बोर्ड के सम्मानित सदस्य रहे नॉन यूनिवर्सिटी में, कि तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट क्वालिटी के लिए आज हमें बोल रहा है कि भाई विदेशों के साथ कंपटीशन लो, कंपटीशन ऐसे ही लिया जाएगा। क्वालिटी से कंपटीशन लेने के लिए, उनसे कंपटीशन में हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मगर वो टेक्नोलॉजी जो फायदेमंद है वो चेंज लाई। नर्सरी की इंडस्ट्री सबसे बड़ा जो प्लेयर है प्लांट मटेरियल, वो फेदर ट्री जिसके लिए हम विदेश जाते हैं, पौधा तो यहाँ भी तैयार होता है, वो उस पीजीआर के बिना पॉसिबल ही नहीं है तैयार करना। अच्छा, बिल्कुल। आज यूनिवर्सिटी में भी तैयार इस्तेमाल हो रहा है इस चीज का, ट्रायल लगे, नौनी के फेदरिंग ली, रस्टिंग के लिए काम किया, लॉन्गेशन के लिए काम किया। तो ये बड़ी जीत थी इस इंडस्ट्री में। अपनी जीत नहीं मानूंगा, मेरी काहे की जीत हुई, मगर इस इंडस्ट्री का हाँ एक योगदान जरूर दिया। जो प्रोमेलिन ट्रेडमार्क नेम था वो मेरे एक दोस्त के नाम से रजिस्टर्ड था इंडिया के अंदर। जब वो हमने उसको फ्री में उस कंपनी को उपलब्ध कराया, तब जाके वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा पाए। अच्छा, ट्रेडमार्क था ऑलरेडी? ट्रेडमार्क भारत में, ग्लोबली उनके पास था, भारत में जो प्रोमेलिन नाम है वो ट्रेडमार्क हमारे पास रजिस्टर्ड था, उसको हमने उनको दिया डॉक्यूमेंटेशन में, और ये आज। फिर उसी बोर्ड मेंबर से आपको फिर निकालने की भी तैयारी हो गई थी पूरी? हुआ क्या जी, जब मैं बोर्ड में गया तो बहुत सारे लोगों को मैं खटकने लगा कि ये बोर्ड में कैसे चला। क्यों? उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि कुछ खुद की महत्वाकांक्षा लेके बैठे थे, कुछ को ये लगता था कि क्योंकि मेरी नियुक्ति तो पिछली सरकार में हुई थी, और वो सिर्फ मेरे जैसा आदमी एक ऐसा था जो सरकार बदलने के बाद जिसका पद नहीं बदला गया। मेरे को हटाने के लिए ये जो लास्ट के 2 महीने का वो थोड़ी नहीं था। जिस दिन मेरा नियुक्ति हुई, मुझे लगता कि 1 महीने के अंदर पहला टेबल पे कागज यही था कि इसको हटाया जाए। उसी बोर्ड के अंदर ये बोला गया कि पहली बार ऐसा हुआ है, एक ऐसा आदमी इस चेयर पे आया जो किसानों के हित लेके यहाँ आता है।
अदरवाइज अपनी चेयर के लिए लोग आते थे। किसने बोला है? जो भी बोर्ड के सम्मानित सदस्य थे उनमें से किसी एक ने बोल दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सच में मेरी ये इमेज बनी है कि हम किसानों के हित के लिए लड़ने गए, हमने अपना सेल्फ इंटरेस्ट कहीं नहीं दिखाया। हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिटायर्ड अधिकारी है वो लोग, और पर्टिकुलर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, 2-3 लोग, और आप हैरान होने, एक की उम्र तो लगभग 95 साल है, एक आदमी जो वॉशरूम नहीं जाने के सक्षम है वो कंप्लेंडर है। मेरे को वहां पर रखने और मेरा कार्यकाल बढ़ाने के लिए कई हजारों में वहां पर एप्लीकेशन आई। नौणी में टेबल भर गया, मेल बॉक्स भर गया, अलग अलग एनजीओ, प्रधान, पंचायत लेवल पे लोगों ने लेटर्स लिखे। 2 कंप्लेंट आपने की, जो चाहने वाले थे उन्होंने टेबल भर दिया और पूरा वो भर दिया। मैंने नहीं किया, मैंने तो सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट ऐसी नहीं डाली कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। लोगों ने अपने उससे भेजे, पत्र भेजे। लोगों को कैसे पता चला? 7 दिन तक कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसके ऊपर ये वो नहीं लिखा गया। और इल्जाम क्या लगा कि एक प्राइवेट कंपनी का प्रचार कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ था। मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक हॉर्टिकल्चर के एक अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके लिए किसी ने उस आदमी को परमिशन नहीं दी। आप और मैं बात कर सकते हैं, अधिकारी को रिसर्च बेस्ड बात करनी पड़ती है। ऑब्वियसली नौणी यूनिवर्सिटी ने जिस चीज पे काम ही नहीं किया, आपने बोल दिया कि ये फेल है। आपकी तो रिसर्च ही नहीं है, आपने कैसे बोल दिया? आप प्रूफ करो। मैंने बोला कि आप प्रूफ करो। मेरी नौणी यूनिवर्सिटी से मैंने पूछा कि जी ऐसा कुछ है, बोलो जी हमने तो नहीं दिया। मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से पूछ लिया IAS से, उन्होंने बोला कि हमने तो परमिशन नहीं दी। तो परमिशन किसने दी? अपने मन से चलेगा आपके। अगर साइंटिस्ट भी ऐसी बातें करने लगे, नौणी से आप पढ़े हैं उसके बाद, तो ये तो क्या बात थी? एक कॉम्बिनेशन है दवाई का, 1261 जिंक और बोरॉन, मतलब ऑलरेडी मार्केट में बिकता, लोग स्प्रे करते हैं। उसको मैं पिंक बर्ड पे स्प्रे करवाता, तो वो मेरी प्रैक्टिस थी। क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ता है। आपको 200-250 रुपए के अंदर स्प्रे हो जाती है, और स्प्रे भी कम लगती है। होता क्या है, कुछ डॉक्टर्स, इनके ऊपर प्राइवेट कंपनी का प्रेशर रहता है दवाइयों को बेचने के लिए। यहाँ पे भी होता है? वो होता है, सब जगह होता है। यहाँ तो इंसानों को नहीं बख्शा जाता। तो हुआ क्या, जो स्प्रे 2000 का ड्रम फार्मर से करवाना था प्राइवेट दुकानदारों ने, कंपनियों ने, मैंने लिया उसको 200 रुपए। तो भैया तो मेरे तो खिलाफत होनी ही है। वो तो होनी थी। एक कारोबार हिट हो गया। एक दुकानदार ने मुझे ये बोला कि तेरी वजह से मेरी 60 पेटियां स्टोर में पड़ी है। वो स्प्रे करवा रहे जी 400 रुपए का ड्रम। वही स्प्रे, वो डोडीन की स्प्रे थी, मैंने सल्फर की स्प्रे करवा दी, जो 60 रुपए से लेकर 100 रुपए मार्केट में मिलता है। मेरे से कुछ तो कईयों के करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरी वजह से। मगर मैं तो किसान हित की बात है, मैं तो ये देख रहा हूं कि कहां प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। जब पैसा बचेगा तब किसानी करेंगे ना लोग। हर जगह ही लोगों का खून चूसेंगे आप लोग यार। ऊपर से दाम नहीं मिलते, आड़ती पैसे नहीं देता, ऊपर से आप लोग निचोड़ के रख देंगे। सरकारों ने सब्सिडियां बंद करा दी। आपको ये पता, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी नहीं मिलती, लोग आज सफर कर रहे हैं। तो इसका बड़ा रीजन है कि कहीं तो पैसा बचे, इसीलिए मैं उनके टारगेट पे आया। और दूसरी बड़ी मंशा थी उनकी, कुछ लोग चाहते थे कि हम प्रेशर क्रिएट करें यूनिवर्सिटी के ऊपर, ताकि जो नया बोर्ड का गठन हो, हम पॉपुलर हो कि हम भी है। हर आदमी की इच्छा होती है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे नॉर्थ की, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में शुमार है नौणी यूनिवर्सिटी। कौन नहीं चाहेगा बोर्ड का सदस्य बनना? मगर हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है। तो इसलिए उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा, मगर मैं अभिमन्यु नहीं था। पूरा कार्यकाल किया, इज्जत के साथ किया, एक आदमी भी उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जो प्रमोशन से जोड़ा, सर वो तो कोई भी जोड़ सकता, बदनामी के लिए और क्या बचा? कहीं ना कहीं तो जोड़ दो मेरा नाम। तो मैं कैसे बदनाम होगा? पैसे कमाने होगे तो ऐसे कमा लूंगा यार, और भी बहुत सारे जरिए है पैसे। मगर आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज अपने किसान साथियों को बोलना चाहूंगा कि जो मेरे जीवन का बहुमूल्य समय, जिसके सिर्फ हक मेरे परिवार का था, हमने वो समय अपने बागवान साथियों को दिया है, अपनी जवानी दे दी। अब तो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं हम।
और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जब तक का मेरा जीवन है ये समाज सेवा में दान किया जाएगा, और कभी भी आपके खिलाफ कोई भी ऐसा फैसला होगा उसका हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, मगर आपके हक की लड़ाई के लिए यह डिंपल पांचटा हमेशा आपके साथ अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। क्या बात है, क्या थॉट्स हैं आपके डिंपल भाई, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। लिटरली आप थोड़े इमोशनल भी हो गए ऑनेस्टली अभी, और जब बुरा ना किया हो ना यार, इमोशंस छलक रहे हैं आपके इस टाइम पे, मैं समझ पा रहा हूँ। बुरा नहीं किया ना किसी का, बुरा क्यों करना? भगवान ने कुछ नहीं था सब कुछ दे दिया यार, इससे ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। मोह माया है, किसी का नहीं रहा यहाँ। मगर इंडस्ट्री होगी, खुशहाली होगी। हम बोलते कि हमारा समाज कैसे खुशहाल बनेगा। मैं सिंगापुर गया, शाम को एक स्ट्रीट में जा रहे थे, दुकानदार बाहर आए जिसमें कई करोड़ों अरबों का सामान होगा, उसने शटर डाउन किया और अपने घर चला गया। अरे ऐसा भी हो सकता है देश यार, कोई लॉक नहीं, और हमें अपनी जान की फंसी है यार। आप रखो सामान चोरी हो जाएगा। मैं ये देखता हूं अगर सब लोग संपन्न हो गए, गरीबी से उठ के आएंगे तो क्या होगा? हमें डर नहीं होगा। सबने अपना परिवार पालना है यार, कब समझेंगे? अगर एक गरीब है वो क्या लालच, उसको महल बनाना है, वो ये चाहता कि इस गरीबी के दलदल से मैं ऊपर आऊं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं कि अच्छा जीवन कैसा, अच्छी पढ़ाई कैसे होगी इसकी, अच्छी सुख सुविधाएं इसके लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए लड़ता है। जब सब लोगों के पास पैसा होगा उसके बाद ईमानदारी आएगी, खून खराबा नहीं होगा इस समाज में, लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं बनेंगे। हम ऐसा भारत चाहते हैं, मैं ऐसी किसानी चाहता हूँ। आई विश कि जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई थिंक टैंक बनाया जाए जिसमें आप जैसे लोग शामिल किए जाएं। आपको नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनका इंटेंशन अच्छा है बिल्कुल उनको शामिल किया जाए। कुछ आइडियाज लेके आए, कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि हमारा जो प्रदेश है वो थोड़ा और समृद्ध बन पाए। नेता लोग बोलते तो है कि जी इतने साल में हमारा प्रदेश जो है समृद्ध बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई? मगर सच्चाई देखी तो यहाँ सैलरी के पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए चलिए वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है। रियलिटी ये है कि our state need people like you, और I wish you all the very best. थैंक यू। और मैं आखिरी में द हिमाचली पॉडकास्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। बेसिकली मीडिया एक माध्यम है कनेक्ट होने का, और मैं स्पेशली आपका भी थैंक्स करना चाहूँगा। ऐसी विभूतियों को आपने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगा कि एक जो आप रियल है ना, वो लोगों तक आपकी सोच पहुंचती है। इसीलिए बहुत सारे आपके पॉडकास्ट मैंने भी पहले देखे और बहुत पसंद करते हैं, हम सब लोग करते हैं। कल मैं पालमपुर था जब आपका फोन आया, तो वहां पर एक साइंटिस्ट ने मुझे बताया कि आप उस पॉडकास्ट में जा रहे हैं जिसकी वो प्यारी सी धुन हिमाचल की बजती है, और मेरी बेटी उसको बहुत पसंद करती है। अच्छा। और मैं और मेरी वाइफ उसको देखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील हुआ कि हमारे स्टेट के आप जैसे यूथ किसी ना किसी सेक्शन या सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए भी एक किसान के तरफ से गुड विशेस। आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत आगे जाए। लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास डेफिनेटली आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। The Himachali Podcast.